हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज हम वेक्टर का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बेसिक समझा दिया था। तो देखिए, स्केलर जो होते हैं ना, स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम डायरेक्टली सिंपल अलजेब्रा के रूल्स से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो अब आप सोचते रहोगे कि क्यों अलग रहता है, जब वो एक ही चीज़ है, वेक्टर्स भी तो कोई क्वांटिटी ही है, तो क्यों ऐड करने का तरीका अलग रहता है। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे सिंपल बेसिक रीज़न है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमने एक 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया और यहाँ से हमने ले लिया एक 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है। अब ये स्ट्रेट लाइन में, अब आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो आप सीधा क्या बता दोगे कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो आप सीधा बता दोगे 4 + 3 7 मीटर। लेकिन वहीं पे अगर यही वेक्टर आपको, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता 4 मीटर ये डायरेक्शन में, एक होता 3 मीटर ये डायरेक्शन में, 4 मीटर ये, 3 मीटर ये। और अब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल ये पोजीशन था, फाइनल ये पोजीशन था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये पूरा तो डिस्टेंस होगा, ये 7 मीटर ही होगा, बट शॉर्टेस्ट क्या होगा? यहाँ पे 5 मीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ करोगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा अपना इधर 5 मीटर। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में ही वेक्टर्स ऐड ही हुए हैं, लेकिन रिजल्ट्स अलग आए हैं। यहाँ पे 7 मीटर आया है पूरे का रिजल्ट, यहाँ पे जो रिजल्ट है पूरा 7 मीटर आया है, बट यहाँ पे ये क्या आया है? यहाँ पे 5 मीटर आया है। तो यही डिफरेंस होता है वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में। स्केलर क्वांटिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे सीधा ऐड कर देते हैं 4 मीटर प्लस 3 मीटर। तो अब आप बेसिक रीज़न जान गए होंगे कि क्यों अलग तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो वेक्टर एडिशन के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में भी 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 लॉज होते हैं सही में अगर कहा जाए तो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर सेकंड होता है क्वाड्रिलेटरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। और फिर एंड में आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 लॉज होते हैं जो ग्राफिकल मेथड होता है वेक्टर एडिशन का, उसमें ये 3 लॉज अप्लाई किए जाते हैं और वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो अब मैं आपको सीधा नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा, वहाँ पे मैं अच्छे से आपको डेफिनेशंस के साथ समझाता हूँ कि ये तीनों क्या होते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये देखिए, अब मैं अपने नोट्स पे आ चुका हूँ। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लिखा है, ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड जो होता है ना, वो सीधा आप यूज़ कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है, वो सीधा अप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम मेनली वही यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसका ही मेन यूज़ होने वाला है। लेकिन ये जो 3 लॉज होते हैं ग्राफिकल मेथड में, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करेगा। तो ये लॉज भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तो फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी लिखा है उसमें से आप में से कुछ बच्चों को, अगर आपने पहले अपने क्लास में किया होगा या थोड़ा आपको समझ में आया होगा, तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे और मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं समझे होंगे। तो अब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी है इसका मतलब क्या है। तो ट्रायंगल लॉ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब आप में से बहुतों को पता होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ। तो रिजल्टेंट जो है ना, कोई भी दो वेक्टर्स के एडिशन मतलब सम जो होता है उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो रिजल्टेंट जैसे ऐसे दो वेक्टर्स हैं, उसका जो भी सम निकलेगा ना, मतलब ये समझिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो सम रहेगा ना उसे हम कहेंगे आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर को कहा जाता है रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं और हम उन्हें हेड टू टेल, इसे हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है, हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं। मतलब समझिए एक वेक्टर ए है आपके पास ऐसा, उसका हेड कहाँ है? यहाँ पे है, उसका हेड यहाँ पे है ना। टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब ये यहाँ से चल रहा है तो ये भी ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जाएगा, मतलब यहाँ से शुरू होके आगे यहाँ पे एंड होगा, ना कि ऐसे मतलब इसका हेड इधर आ गया और ये ऐसे। अपोजिट ऑर्डर में नहीं लिया जाएगा। अपोजिट ऑर्डर में अगर लेते तो यहाँ पे इसका हेड आ जाता और ऐसे करके टेल जाता। तो टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब यही है, सिंपली डेफिनेशन अलग है, आपको मैं अच्छे से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे करके हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ये बी वेक्टर मान लिया, ये ए वेक्टर मान लिया, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो आप ऐसे नहीं लोगे। हमने अभी तक क्या किया, ऐसे पहले गए फिर ऐसे गए। अब आप अगर इसे इससे जोड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे चले जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इन दोनों का ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट, ये मेरा थोड़ा गलत बन गया लाइन, ये ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट ऑर्डर में ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। मतलब सिंपली आप क्या कह सकते हो, पहले जो भी दो वेक्टर्स होंगे उनको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे और फिर जो लास्ट वेक्टर जिसे हमने ज्वाइन किया उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल, उसका जो हेड है और फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो आएगा, जो भी लाइन बनेगी उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट। तो इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट। तो यहाँ पे क्या केस आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो भी होगी उस हिसाब से इसका वैल्यू, मतलब यहाँ पे ए और बी की जो भी वैल्यूज़ होगी उस हिसाब से आर की वैल्यू चेंज होगी। मतलब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर ये 4 3 है कुछ भी हो सकती है, मतलब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये आप कैसे याद रखोगे पता है, आप रखोगे कि फर्स्ट को ऐसे लिया, फिर सेकेंड को ऐसे लिया, और फिर मतलब ऐसे सिंपली याद भी रह जाता है, एक बार मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, और फिर रिजल्टेंट को ऐसे ले लिया। मतलब यहाँ पे मैंने देखिए कैसे बनाया है, यहाँ पे ए को सेम ऑर्डर, बी को भी सेम ऑर्डर में लिया, और जो हमारा आर है उसको हमने ले लिया अपोजिट ऑर्डर में। मतलब ए और बी को हेड टू टेल ज्वाइन किया और जो बी का हेड है वो ए के टेल से ज्वाइन कर दिया। तो जो हमें वेक्टर यहाँ पे ऐसे करके मिलेगा वो होगा रिजल्टेंट। ए बी ये वेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, वेक्टर का कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन जब भी कोई वेक्टर आपको ऐसे हेड टू टेल जॉइंट दिखे तो आपको उसका रिजल्टेंट सीधा पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट वेक्टर के, मतलब ऐसे कोई समझिए दो वेक्टर आपको ऐसे मिल गए ऐसे करके है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो आप सिंपली इसका जो हेड है इसके टेल से ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, समझ गए, इसका हेड इसके टेल से ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे। तो इसे आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं।
ये जो इन दोनों का ये सम होता है उसे रिजल्टेंट कहा जाता है। a + b = r रिजल्टेंट। तो आप यहाँ पे समझ गए रहोगे। तो इसे यहाँ पे ट्रायंगल के हिसाब से डेफिनेशन में समझाया था। अगर दो साइड ट्रायंगल के एक ही ऑर्डर में लिया जाता है तो, और अगर हम उन दोनों को वेक्टर्स कंसिडर कर लेते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने सॉरी, तो a ऐसे जा रहा है, b ऐसे जा रहा है, और फिर r कहाँ गया, a के टेल से b का हेड जुड़ गया। तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ r = लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हाँ, जो मैग्नीट्यूड होता है ना r का, अगर ग्राफिकली आप देखेंगे तो इसका जो भी लेंथ होगा ना इसके टेल का, मैंने पहले आपको बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एनालिटिकल नहीं, टेक्सचुअल नहीं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर्स को उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जो भी वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड होता है उतना ही ये टेल का भी लेंथ होता है। मतलब जैसे 5 सेंटीमीटर है तो ये टेल का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, इसलिए दिया है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। डायरेक्शन ऑफ r = अल्फा विद रिस्पेक्ट टू साइड ए। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन ईस्ट में, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ये जो भी आएगा कॉस थीटा आप इसका ले लोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मतलब कॉस थीटा नहीं, सॉरी, अल्फा है, तो कॉस अल्फा टेन अल्फा जो भी, मतलब उस हिसाब से जो कंडीशन दिया रहेगा उस हिसाब से आप टेन कॉस या साइन का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि आर का डायरेक्शन किस इसमें रहेगा, ये कितना, इसका डिग्री कितना होगा, रेड कितना होगा, कुछ भी, तो उस हिसाब से आप उसका डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अ गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन शी टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। तो आप तो ये बहुत आराम से निकाल सकते हो, 5 मीटर आप सीधा बोल लोगे, ये आपको याद भी हो गया होगा। वी कैन ऑब्जर्व दैट s = 5 मीटर, दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड एट 53 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ डालोगे, यहाँ पे हमें जो है ना ये 53 या 37 कैसे है, ये एक नॉर्मल केस से पता चला। अब केस क्या होता है, ये 5, 4 और 3 का जो ट्रायंगल होता है ना, उसमें जो बड़े साइड के जो अपोजिट में ये होता है, मतलब एंगल होता है वो बड़ा होता है, 53 डिग्री होता है, और छोटे साइड के जो अपोजिट होता है वो 37 डिग्री होता है। कौन से केस में होता है, जब एक एंगल 90 डिग्री हो और तीनों का मेजर 3, 4, 5 हो, तो उससे ये 53 डिग्री है, ये हमें ऑलरेडी पता था। तो यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रहा है, तो यहाँ से अगर आप ये बनाओगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओगे, तो आप क्या देखोगे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और यहाँ से 37 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से। आप ये भी बोल सकते हो कि 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं था, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया था, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप समझ गए रहोगे कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जॉइंट tail to tail, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors। तो अब इधर का क्या कहा गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट केस पढ़ा था कि अगर वेक्टर्स हेड टू टेल जॉइन है तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अब एक और केस बनता है कि अगर कोई वेक्टर ऐसे, उसका हेड इधर है और दूसरा वेक्टर उससे ऐसे अटैच्ड है, तो अब यहाँ पे कैसे निकलेगा उसका रिजल्टेंट। तो ये हमको यहाँ पे जानना है कि उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ यही बताता है कि रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो पैरेललोग्राम हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर्स की अलाउड होती है, ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर की, ये आप जानते ही रहोगे।
तो यहाँ पे हम ये जो भी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर मान लिया। तो ए वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं। परफेक्ट नहीं बना है, आप एडजस्ट कर लेना। और ये बी वेक्टर जो है हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा एक पैरेललोग्राम फॉलो हो गया, मतलब बन गया। फॉलो क्या हो गया, पूरा पैरेललोग्राम क्रिएट हो चुका है। तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, वो ये डायगोनल होगा। ये जो डायगोनल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये डायगोनल उसका रिजल्टेंट होगा। आर ये होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स टेल टू टेल जॉइंड हो तो उनका रिजल्टेंट डायगोनल होता है। तो उनका डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट होता है। अब डायगोनल क्या, डायगोनल रिजल्टेंट होता है ये ठीक है, लेकिन डायगोनल तो भाई ये भी है ना। ये बी से ए तक जो आप अगर एक लाइन खींच दोगे तो ये भी तो डायगोनल ही है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है, रिजल्टेंट ये इसलिए है क्योंकि एक और पैरेललोग्राम का एक रूल होता है कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लिया जाता है, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो रिजल्टेंट जो है कॉमन इंटरसेक्शन से जो डायगोनल बनता है, कॉमन इंटरसेक्शन, ये कॉमन इंटरसेक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना, ये टेल टेल यहाँ पे ज्वाइन हुआ है तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं ना वेक्टर्स, तो यहाँ से ये ऐसे करके बन जाता है। तो यही हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो मैं यहाँ पे वापस नोट्स पे आ चुका हूँ। तो आपको मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर्स टेल टू टेल जॉइंड हो तो हम पैरेललोग्राम लॉ के मदद से उनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा या कैसा दिखता होगा, वो हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक मतलब बना रखा है मैंने नोट्स में। यहाँ पे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ए को हमने पैरेलली शिफ्ट करके ये डायरेक्शन में बना लिया, बी को हमने पैरेलली शिफ्ट करके ये डायरेक्शन में बना लिया। तो यहाँ पे ये पूरा पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। मैंने क्या कहा था, डायगोनल उसका रिजल्टेंट होगा, लेकिन डायगोनल ये वाला नहीं होगा। जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल बनता होगा, ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों वेक्टर्स का, वहाँ से जो डायगोनल बनता होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, ए और बी के बीच का, और जो रिजल्टेंट है और वेक्टर ए है उसके बीच का जो एंगल है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने मान लिया है, मतलब है नहीं, माना है हमने। मानने से क्या करेंगे, वैल्यू निकालने में आसानी पड़ती है, इसलिए मान लेते हैं हम किसी चीज़ को। तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल इमर्जिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ आर जो होगा ना, वो अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा आप निकालना जानते ही होगे, कॉस अल्फ़ा से, टेन अल्फ़ा से, किसी भी मतलब उस तरीके से आप निकाल सकते हो अगर आपको वैल्यूज़ दी रहेंगी तो। जैसे अगर आपको पता चला ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये √2 है, अगर आपको पता चल गया समझिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो ये 1 है, √3 है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो अल्फ़ा है ये हम 10 अल्फ़ा से आराम से निकाल सकते हैं। तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि इसका जो अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वो होगा 30 डिग्री। ऐसे मैंने एक सिंपल सा केस लिया है। तो अगर आपको ये निकालना है, एंगल निकालना अच्छे से मतलब आना है आपको, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को, जो रेशियोज़ होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, 10 45 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 90 डिग्री, वो सब याद रखना। याद रखोगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और याद रखना ज़रूरी भी है। तो चलिए अब हम पॉलीगन लॉ पे चलते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी दो लॉज की बात की, वहाँ पे जो हमारा एडिशन है वो दो ही वेक्टर्स तक सीमित था। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना, वो एक हेड टू टेल मेथड उसे भी कहा जाता है, ट्रायंगल लॉ की तरह। वो आप कह सकते हो ट्रायंगल लॉ का एक एक्सटेंशन ही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसका एक्सटेंशन है पॉलीगन लॉ, लेकिन वो दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। मतलब आपको 3-4 वेक्टर ऐसे ऐड करने के लिए दे दिए, कितने भी दे सकते हैं, तो आप कैसे उसका रिजल्टेंट निकालोगे, ये हम इस वेक्टर से पता करते हैं, मतलब इस लॉ से पता करते हैं। वेक्टर से क्या, दिस मेथड इज़ यूज टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, इट फॉलोज द सेम प्रिंसिपल एज ट्रायंगल लॉ।
The vectors are joined head to tail by parallel shifting in same order, and the resultant is joined to the head of ending vector and to the tail of initial vector, that is opposite order. जो मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ में, वही यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हम इसे क्या एक क्वेश्चन से समझेंगे, मैंने नोटबुक में नोट किया है। अब यहाँ पे ये 3 वेक्टर दे दिए हैं बी, ए और सी, और यहाँ पे हमें क्या बोल दिया है, आर तुम ढूंढो। आर क्या है, तो आर तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इनका जो सम होगा वो आर होगा। तो लेकिन उसे सम ढूंढने का अलग तरीका होता है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या करेंगे ना, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। तो बी को हम जो है ना पैरेलल शिफ्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, बी को पैरेलल शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे ए के हेड से उसका टेल, बी का टेल जॉइंट कर दिया है। और ये सी को मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ कहीं ला दिया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, सी को पैरेलल शिफ्ट, सी कहीं यही था, यहाँ पे था, तो सी को पैरेलल शिफ्ट किया और बी का जो हेड है उससे सी के टेल को जोड़ दिया। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं अब सेम ऑर्डर में आ चुके हैं। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, एंडिंग वेक्टर के हेड से इनिशियल वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा रिजल्टेंट। तो यही सेम चीज़ हमने इसमें की थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में की थी, लेकिन वहाँ पर 2 ही वेक्टर तक सीमित था। अगर यहीं पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो ये यहाँ से हम अगर ज्वाइन ऐसे करके करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों लॉ सीख लिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। अगर आप अभी भी इसे ढंग से नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को एक और बार देख लीजिए, तब तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। पहली बार में ही वैसे समझ में आ जाना चाहिए, अगर फिर भी आप अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप वीडियो को एक और बार देख सकते हैं, फिर आप अच्छे से इसे समझ जाओगे। तो यहाँ पे 2 वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज़ बताई गई है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ जानते ही होंगे, एडिशन जो हम किसी भी चीज़ का करते हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो ही होता है। अब जैसे आपको 2 चीज़ दे दी 2 + 3, तो 2 + 3 का वैल्यू 3 + 2 के तो बराबर ही होता है ना। 2 + 3 कर दिया और 3 + 2 कर दिया, उसमें फ़र्क ही क्या हो गया। वहीं पे 2 - 3 और 3 - 2 उसमें फ़र्क हो गया, 2 - 3 - 1 हो जाता है और 3 - 2 1 हो जाता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो वेक्टर एडिशन में फॉलो होता है, मतलब a + b इज इक्वल टू b + a, तो वैल्यू दोनों का सेम रहता है। वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव, मतलब आप ऐसे इसे कर सकते हो, मतलब वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव। a + b + c इसे ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पे हम a + b को यहाँ पे ब्रैकेट में लेके c को अलग कर सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। तो आज का मैं लेक्चर यहीं तक रखना चाहूँगा। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया रहेगा। तो मैं अब आपसे अलविदा चाहता हूँ, बाय।